गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो +2 के अंदर में डील होता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। हम इसके अंदर में शुरुआत से करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो चार्ज होता है ऑन प्रोटॉन वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। सिर्फ इनमें दोनों में नेचर जो है ऑफ चार्ज जो है वो डिफरेंट होता है। अब अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास में किसी बॉडी को अगर आपने चार्ज करना है तो देखिए क्या होगा। एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये न्यूक्लियस में होते हैं, और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं इनमें हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं। तो जो तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इनको तो हम नहीं रिमूव कर पाएंगे, इनको हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं इनको भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं और ना हम एडिशनल प्रोटॉन किसी बॉडी को दे सकते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन रह जाएगी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर दे दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अटेन हो जाएगा, और अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो इसके ऊपर में जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम लें, इसमें जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो हमारे पास में 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो हमारे पास में 12 है। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मेरे पास में इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12, और जबकि प्रोटॉन में तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये अटेन करेगा 1 नेगेटिव चार्ज। और इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव कर दो तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10, तो अब इसके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो अटेन हो जाएगा। इस तरह से हमारे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बॉडी को देते हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। चार्ज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q = N × E। दैट मीन्स आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, उससे अगर आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल चार्ज आ जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बिकॉज हम लोग जो है क्वांटिटी जो है वो काउंट करके भी हम बता सकते हैं कि उसके ऊपर में चार्ज हमारे पास में कितना है। इसके साथ साथ देखें, अब हमारे पास में बॉडी को अगर आपने चार्ज करना है तो उसके लिए मेरे पास में मेनली 2 ऑप्शंस आते हैं। एक आता है मेरे पास है कंडक्शन, और एक आता है हमारे पास इंडक्शन। अगर आप कंडक्शन की बात करें, सपोज एक बॉडी है जो कि हमारे पास है अनचार्ज्ड, और हमारे पास में यहाँ पे जो है एक बॉडी जो है सपोज ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज है, जब हम इसको इसके साथ टच करेंगे तो क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन इसके मुकाबले में ज़्यादा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करेंगे। तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो हमारे पास में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा और दोनों के ऊपर में हमारे पास में सेम चार्ज अटेन हो जाएगा। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो इस पर भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। और ऐसा तब होगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि शुरू में इसके ऊपर में चार्ज जो है वो 0 था और इसके ऊपर में अगर 10 पॉजिटिव चार्ज था, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो दोनों पे 5 पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर ये बॉडी जो है अगर मान लीजिए अनचार्ज थी, और यहाँ पे अगर हमने इस बॉडी को अगर नेगेटिवली चार्ज किया, तब अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रेवल होंगे।
सपोज फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इस पे 12 जो है वो नेगेटिव चार्ज है और इस पे 0 चार्ज है, और जब हमने इसको टच कर दिया उसके बाद हमारे पास है, जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कि जब दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इस पे भी नेगेटिवली चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। कितना? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो दोनों के ऊपर में 6 नेगेटिव और 6 नेगेटिव का चार्ज होगा। तो ये मेरा तरीका है किसी भी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करने का या पॉजिटिवली चार्ज करने का बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि आपने यहाँ पे एक अनचार्ज बॉडी रखी और आपने जो है इसके नज़दीक में एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आप ले आए। जब आप इसके नज़दीक लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसमें अवेलेबल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये इनको अपनी तरफ खींच लेगा और अगर हम इसकी अर्थिंग कर दें तो ग्राउंड से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो यहाँ पे फार एंड पे जो पॉजिटिव रह गए हैं इनको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, इस पे ओवरऑल जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज था ही था। इसी तरह से अगर आप किसी भी अनचार्ज बॉडी को जो है इसके नज़दीक अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आओगे तो ये इसके अंदर अवेलेबल जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको धक्का दे देगा, रिपेल कर देगा। तो ऐसे में जब हम इसको जो है वो टच करेंगे तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में चले जाएंगे, इसमें से बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकल गए इसलिए ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इसका नेगेटिव चार्ज जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अगर आप इसके केस में देखो तो जितना हमारे पास में चार्ज इसमें से रिमूव हुआ है वो दूसरे ने अटेन कर लिया, तो यहाँ तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। यहाँ पे सपोज अगर इसके ऊपर में शुरू में 10 पॉजिटिव था तो अभी भी ये 10 पॉजिटिव ही रहेगा, और सपोज इसके ऊपर में अगर 10 नेगेटिव था तो ये अभी भी 10 नेगेटिव हुआ, क्योंकि हमने इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो निकाला ना हमने इसको दिया। तो ऐसे समय में हमारे पास में क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो हमारे को इसमें जो है वो चार्ज हमने अटेन कर लिया। तो लाइक इसके अंदर में हमारे पास से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। डिपेंड करेगा कि हम इसको कितना नज़दीक लेके आए हैं या कितना हमने इसको दूर रखा है, उसके हिसाब से हमारे पास में इसमें चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हो सकता है इसके ऊपर में 3 नेगेटिव चार्ज आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर में 6 नेगेटिव आ जाएगा, ये डिपेंड करेगा ऑन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन पर। सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकता है 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाए या यहाँ पे जो है वो 7 पॉजिटिव आ जाए, ये डिपेंड करेगा कि हमारे को हमने इसको कितने नज़दीक रखा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर में फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना ही स्ट्रॉन्गर लगा। तो ये तो हमारा एस्पेक्ट हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हमने करी, चार्ज के बारे में हमने समझा, और एक हम लोगों ने समझा कि हम अगर किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं तो बाय कंडक्शन या इंडक्शन वो कैसे होगा। इन तमाम चीज़ों के साथ ही हमारे पास में क्या आता है, इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर एक बॉडी जो है वो हम मान लेते हैं से यहाँ पे Q1 चार्ज है उस पर, और दूसरी बॉडी के ऊपर में सपोज Q2 चार्ज है, दोनों के अंदर में जो डिस्टेंस है वो सपोज r है। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो इसके अंदर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन तब होगा जब दोनों के अंदर ऑपोजिट चार्ज होगा, और रिपल्शन तब होगा जब दोनों के अंदर में सिमिलर चार्ज होगा। तो ये जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर लें तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे कि हम F इज इक्वल टू हाउ मच, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K लगा देते हैं, एंड दिस इज Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो K है ये डिपेंड करता है किस पे, अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर में डिपेंड करता है कि हमारे पास हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने कौन सा कंसिडर किया है उसके बेसिस पर। तो मेरे पास में यहाँ पे देखोगे CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है, और SI सिस्टम में K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। दैट मीन्स कि मेरा फोर्स जो है CGS के अंदर में जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, और SI सिस्टम में जो हमारा फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
दिस इज Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि ये हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस ऑब्लिक एयर, मतलब एयर में या फ्री स्पेस में जो हमारे पास में मीडियम है वो कितना परमिएबल है, कितना हमारे पास में परमिट कर रहा है अपने में से फोर्स को पास होने देने के लिए। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। दिस इज न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। तो मेरे पास में ये कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है। अब अगर आप देखोगे तो इसी के अंदर में हम इसके ऊपर में एक थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको और बताते हैं। इसमें देखिए मेरे पास अगर आपने ये दो चार्जेस हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, आपने अगर सपोज शुरू में एयर रख दिया और फिर आपने इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस r है, अब आपने इसको किसी मीडियम में रख दिया, तो यहाँ पे एयर की परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन नॉट है और मीडियम की अगर एप्सिलॉन है, तो फोर्स जो एयर में होगा दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से फोर्स अगर आप मीडियम में देखोगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, दिस इज Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास में 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कट जाएगा। तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग एप्सिलॉन R कहते हैं या कैपिटल K कहते हैं। इसी को हम लोग नाम देते हैं, एप्सिलॉन R का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको कहते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हमारे पास में माइका के लिए 6 होता है और वाटर के लिए हमारे पास में 81 होता है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स इन एयर अपॉन में K। दैट मींस मीडियम के अंदर में फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू द फोर्स इन एयर। तो हमारे पास में हम लोग यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्सेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट सम डिस्टेंस इन एयर टू दैट इन मीडियम। मतलब हवा में कितनी फोर्स है और मीडियम में कितनी फोर्स है, वही 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी सेम था। अब जो रेशियो होगा उसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह देंगे या रिलेटिव परमिटिविटी कह देंगे। इसी को हम कह सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज मीडियम में कितनी परमिटिविटी है और हमारे को एयर में कितनी परमिटिविटी है, इनके रेशियो को भी हम लोग इसमें बता सकते हैं। अब ये जो हम लोगों ने अभी छोटा सा हमने जानकारी ली अबाउट कूलम्स लॉ, इसको मैं फर्दर बेटर समझने के लिए आपको इसके साथ एक न्यूमेरिकल के थ्रू से आप इसको मैं बता दूँ। न्यूमेरिकल में आपको मैं सीधा एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मान लेते हैं 2 थ्रेड्स हैं जो कि इंसुलेटिंग हैं और इनके साथ हमने जो है वो 2 मासेस को हमने हैंग कर दिया। दोनों जो थ्रेड्स हैं उनकी लेंथ हमारे को सेम है और दोनों के जो मासेस हैं वो भी हमारे पास में सेम है और दोनों के अंदर में जो चार्जेस हैं वो भी सेम है। क्लियर है इस चीज से कि अगर दोनों चार्जेस अगर सेम है तो इसका मतलब रिपल्शन होगी। तो जब इक्विलिब्रियम आता है, सपोज हमारे पास में ये दोनों जो हैं ऐसे हो जाते हैं और हमारे को उसने गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों वायर्स जो हैं, ये दोनों जो थ्रेड्स हैं, ये थीटा एंगल हमारे को बनाते हैं विद द नॉर्मल। तो ऐसे में हमारे पास में इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है। इसको हमारे पास में मास m है, इसका भी मास m है, इसका चार्ज q है और इसका भी चार्ज q है। तो अगर हम इसको पॉइंट O ले लें, इसको अगर हम पॉइंट A ले लें, इसको पॉइंट B ले लें और ये अगर हमने पॉइंट C ले लिया, तो हम यहां से देखिए क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेते हैं O, C और B।
हमें यहाँ से OC की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हम OC की जगह पे L साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो AB है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2 टाइम्स OC विच इज इक्वल टू हाउ मच 2L साइन थीटा। तो यहाँ से हमने AB की वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन हमें सपोज दिया हुआ है कि हमें पता करना है कि Q स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, अगर ये मीडियम हमारा एयर में है तो हम क्या करेंगे। अब अगर आप इसको कंसिडर करें तो इसके ऊपर में एक फोर्स लगेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, और जो इसके ऊपर में वेट होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और जो टेंशन होगी यहाँ पे T वो इधर को एक्ट करेगी, और बिकॉज ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा। हमने क्या किया, ये टेंशन है और ये थीटा है, इधर में कंपोनेंट कॉस का, इधर में कंपोनेंट साइन का। बिकॉज ये इक्विलिब्रियम है तो ऐसे समय में क्या होगा, T sin थीटा जो है वो फोर्स के इक्वल हो जाएगा और T cos थीटा जो है वो हमारे पास mg के इक्वल हो जाएगा। ये वेट को बैलेंस करेगा और ये रिपल्सिव फोर्स को करेगा। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू हाउ मच mg tan थीटा। लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज Q1 Q2, तो Q का स्क्वायर है, दोनों Q हैं, और डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, AB है। तो AB का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू हाउ मच mg tan थीटा। तो यहां से हम लोग जो है ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू mg tan थीटा। तो हमें Q स्क्वायर का एक्सप्रेशन निकालना था, तो सो हमने निकाल लिया। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम स्टडीज को आसान बनाने के लिए हम आपको पहले इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या चीज़ है वो, उसके ऊपर में क्या कंसर्न लॉज लग रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग उनके जो है एक्सप्लेनेशंस के बाद में हम इसके ऊपर में कोई कंसर्न न्यूमेरिकल जो है उसके थ्रू से भी हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपको इसके ऊपर में क्लैरिटी होगी। फर्दर मेरी वीडियोस में आप इसमें देखेंगे, मैं इसके अंदर में और फर्दर इसके एक्सप्लेनेशंस और फर्दर और न्यूमेरिकल्स इन चीज़ों को मैं दिलाता रहूँगा। फाइन, गुड डे।